गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो है जीव विज्ञान टॉपिक में स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताएंगे कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने आपको इसके पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था परागण के बारे में। तो यहाँ पे स्वपरागण का में जो पहला अंतर है, इस परागकण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस परागकण में इस परागकण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ये तो आपका स्वपरागण का जो है, इस परागकण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। और परपरागण में इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अब सेकंड पॉइंट है अंतर में, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी होता है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी होता है। और परपरागण में इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं होता है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं होता है। तीसरा अंतर स्वपरागण में, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। ये छात्रों हम आपको स्वपरागण
और पर परागण में जो अंतर बता रहे हैं, इसको आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अब अगला जो अंतर है, फोर्थ, पुष्प का बड़ा आकर्षक तथा मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। पुष्प का बड़ा आकर्षक तथा मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं होता है। लेकिन पर परागण में पुष्प का आकर्षक एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है। पुष्प का आकर्षक एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। अब लास्ट पॉइंट है, स्वपरागण में परागकण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। परागकण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है और पर परागण में माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए विभिन्न माध्यम होते हैं। इसके लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे जल, वायु, कीट तथा जंतुओं। जैसे जल, वायु, कीट तथा जंतु। तो छात्रों, जो स्वपरागण और परपरागण में अंतर हमने आपको बताया, इसमें आप एक स्वपरागण का अगर अंतर आप जान गए तो परपरागण इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे पांचवा अंतर हमने आपको बताया कि परागकण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और परपरागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे जल, वायु, कीट तथा जंतु। कि जल के द्वारा भी परपरागण हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, कीड़ों के द्वारा हो सकता है और जंतुओं के द्वारा जो है परपरागण होता है। अगर स्वपरागण की बात करें तो इसमें आपका कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं वो आकर्षक और मकरंद अगर नहीं है तब पर भी सही है। अगर परपरागण में देखा जाए तो पुष्प का आकर्षक होना और मकरंद युक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए स्वपरागण में परागकणों की संख्या, परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परपरागण में परागकणों की आवश्यकता होती है। तो ये छात्रों हमारा स्वपरागण और परपरागण में हमने आपको अंतर बताया। अब अगला पॉइंट जो है निषेचन है, हम आपको बताने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लिए हैं वो निषेचन से है। तो निषेचन जो होता है पौधों में, पुष्पों में, परागकण के उपरांत परागकणों में अंकुरण होता है। इसके फलस्वरूप परागकण की बाह्य भित्ति फट जाती है और भीतर की भित्ति एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है
और इस नलिका को पराग नलिका कहते हैं। और इसी के साथ परागकण का केंद्रक भी 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं और इनमें से एक केंद्रक को परागनाल केंद्रक और दूसरे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं छात्रों। तो जनन केंद्रक जो होते हैं उनमें दोनों केंद्रक पराग नलिका में आ जाते हैं। यह नलिका वर्तिकाग्र को भेदती हुई अंडाशय की ओर बढ़ती है और अंडाशय के निकट पहुंचने पर जनन केंद्रक से 2 नर युग्मक बन जाते हैं और अंडाशय से दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में पहुंचते हैं। और भ्रूण कोश में जब पहुंचते हैं तो इनमें से एक मादा युग्मक संयुक्त होकर के हो जाता है और युग्मनज बनाता है। एक मादा युग्मक संयुक्त होकर के युग्मनज बनाता है और जब युग्मनज बन जाता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो जो पुष्पों में निषेचन है उसमें आपके जो परागकण हैं और वही जो है मेन होते हैं और इनमें जो 2 केंद्रक हैं जब विभाजित होते हैं तो आपके दोनों जो केंद्रक हैं एक परागनाल केंद्रक बोला जाएगा और दूसरे को जनन केंद्रक, जो जनन करके एक नए जो है पुष्प की ओर बढ़ते हैं और उसमें जो वर्तिकाग्र है वह आपका जो मेन है वो उसको अंडाशय को भेदती हुई आगे की तरफ जब बढ़ती है तो निकट पहुंचने पर जनन केंद्रक जो है वो नर युग्मक बना लेते हैं और नर युग्मक जो है भ्रूणकोश में जाते हैं और भ्रूणकोश के बाद जो है वो युग्मनज का निर्माण करते हैं और जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तब उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब हम जो आपको निषेचन के बाद परागकण तथा निषेचन में क्या अंतर होता है तो उसको हम आपको बता रहे हैं। परागकण तथा निषेचन में अंतर। तो परागकण में क्या अंतर है निषेचन से? परागकण और निषेचन। तो परागकण में पहला अंतर, परागकणों को परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। परागकणों को परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरना, अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। और निषेचन में जो पहला पॉइंट्स है वो है नर तथा मादा युग्मकों का परस्पर संलयित होना निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा का आपस में संलयित होना निषेचन कहलाता है। तो छात्रों अभी हम आपको निषेचन का जो डिफिनीशन, जो परिभाषा बताया कि नर तथा मादा जो पुष्प हैं, जो आपके जनन अंग हैं नर तथा मादा के, जब आपस में वो मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब सेकंड अंतर है
परागकण का। इसमें अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें अगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती हैं। निषेचन में दूसरा पॉइंट, इसमें अगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। मिलकर द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। अब थर्ड अंतर है, इसके अंत में युग्मक बनते हैं। परागकण में इसके अंत में युग्मक बनते हैं। और निषेचन में थर्ड पॉइंट है, इसके अंत में युग्मनज बनता है। इसके अंत में युग्मनज बनते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे जो परागकण में जो अंतर है कि इसके अंत में युग्मक बनते हैं और निषेचन के अंत में युग्मनज बनते, मीन्स जाइगोट बनेगा और यहाँ पे गैमीट बनते हैं। युग्मक आपके गैमीट कहलाते हैं और युग्मनज जो है आपके जाइगोट कहलाते हैं। अब चौथा अंतर है परागकण में, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जल, वायु, कीट तथा जंतु। अगर माध्यम की आवश्यकता है परागण के लिए तो इसमें जल, वायु, कीट और जंतुओं की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से परागकण एक दूसरे पौधे पे जा कर के छोड़ते हैं। अब चौथा पॉइंट निषेचन में, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लास्ट पॉइंट है परागकण में पांचवा, इसके पश्चात पुष्प की आकारिकी में परिवर्तन नहीं होता है। इसके पश्चात पुष्प के आकारिकी में परिवर्तन नहीं होता है। और पांचवा पॉइंट निषेचन में, इसके पश्चात अंडाशय में बीजांड और अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। इसके पश्चात अंडाशय फल में
परिवर्तन होता है, फल में परिवर्तित हो जाते हैं। अंडाशय जो है फल में परिवर्तित होगा और बीजांड बीज में बदल जाएंगे। बीजांड बीज में बदल जाते हैं। तो छात्रों, ये हमने आपको निषेचन के बाद जो है परागकण और निषेचन में अंतर आपको बताया। 5 पॉइंट आपको अंतर बताए, जिनमें परागकण को परागकोश से मिलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। निषेचन नर तथा मादा को आपस में संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। इसमें अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें अगुणित कोशिकाएं मिलकर के द्विगुणित को जो है कोशिका बनाती हैं। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो है आपके माध्यम की आवश्यकता जो है परागण में पड़ती है और निषेचन में नहीं। और इसमें क्या है कि पुष्प के आकार की में परिवर्तन नहीं होता है परागकण में, लेकिन निषेचन में अंडाशय से फल का निर्माण और बीजांड से बीज का निर्माण जो है होता है। तो छात्रों, हम अब नेक्स्ट जो आपको निषेचन और परागकण के अंतर के बाद हम आपको थोड़ा सा बीज के बारे में बताएंगे कि बीज क्या होता है, सीड जिसे आप कहते हैं। तो अब यहाँ बीज में कि बीज पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड होता है। एक प्रारूपिक बीज में सामान्यतया निम्नलिखित भाग होते हैं। अब जो है कि इसके बारे में आपको बताएंगे कि बीज क्या है। तो छात्रों, हम आपको बीज के बारे में भी बता रहे थे। तो बीज में आपके निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसा कि पहला है बीजावरण। बीजावरण को हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट की बीज के ऊपर एक परत होती है। और दूसरा है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल। और तीसरा है भ्रूण, इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो। तो अब यहाँ पे जो बीजावरण है, तो बीजावरण में की जो परिभाषा है, तो इसमें यह है कि यह 2 स्तरों का बना होता है, जिसमें बाह्य स्तर मोटा और मोटे स्तर के होते हैं, जिसे हम बीज चोल कहते हैं। बाह्य स्तर जो होता है मोटा होता है, बाह्य स्तर मोटे होते हैं, जिसे बीज चोल कहा जाता है। जिसे बीज चोल कहते हैं। और तथा भीतरी पतले स्तर की अंतः बीज चोल होता है। और जो भीतरी स्तर है स्तर, ये भी आपके बीज चोल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो अंग है बीज के, जो पहला अंग बीजावरण है, इसमें आपके 2 जो है आवरण होते हैं, 2 कोट होते हैं। बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर या भीतरी स्तर बोलते हैं। बाह्य स्तर मोटे होते हैं, जिसे हम बीज चोल कहते हैं। और तथा भीतरी पतले स्तर को अंतः बीज चोल कहते हैं। अंतः बीज चोल, अंतः बीज चोल कहते हैं। ये तो पहला स्तर हो गया, जो पहला आवरण है। अब सेकंड है बीजावरण, जो बीजांड द्वार। सेकंड पॉइंट, बीजांड द्वार में आपका बीज के एक सिरे पर स्थित एक सूक्ष्म छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। इसमें आपके बीज के सूक्ष्म, बीज के एक सिरे पर स्थित, बीज के एक सिरे पर स्थित सूक्ष्म द्वार,
सूक्ष्म द्वार होते हैं, सूक्ष्म छिद्र जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है भ्रूण। तो भ्रूण यह बीज का मुख्य भाग होता है। जो भ्रूण है यह बीज का मुख्य भाग, बीज का मुख्य भाग होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। यह बीज का मुख्य भाग होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण में जो है 3 भाग होते हैं। भ्रूण में 3 भाग होते हैं। पहला बीजपत्र, सेकंड है लघु स्तंभ, थर्ड भ्रूणपोष। अब यहाँ जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र यह भ्रूण की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या 2 होती है। यह भ्रूण की पत्तियां होती हैं जो 1 या 2 पाई जाएंगी। और लघु स्तंभ जो होता है यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है। लघु स्तंभ यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है। सेकंड जो पार्ट है लघु स्तंभ, यह जो है भ्रूण का मुख्य अक्ष। और बीजपत्र भ्रूण की पत्तियां होती हैं जिसमें 1 या 2 पत्ती दिखाई पड़ते हैं। अब थर्ड है भ्रूणपोष। यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला, यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला विशेष ऊतक होता है। विशेष ऊतक है। तो यहाँ पे हम आपको जो बीज के निम्नलिखित अंग आपको बताए कि पहला आपका बीजावरण है, दूसरा बीजांड द्वार है, तीसरा भ्रूण है। तो बीजांड जो भ्रूण पार्ट्स है, यह भ्रूण क्या है कि यह बीज का मुख्य भाग होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में 3 भाग होते हैं, बीज पत्र है, लघु स्तंभ है और भ्रूणपोष है। तो बीज पत्र जो होता है यह भ्रूण की पत्तियां होती हैं जिनमें 1 या 2 होते हैं। जब बीज अंकुरित होता है तो अंकुरण के जस्ट ऊपर जब पत्तियां निकलती हैं तो वो बीज पत्र कहलाता है। और सेकंड पॉइंट लघु स्तंभ है, यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है। और थर्ड भ्रूणपोष है, यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला विशेष ऊतक अंग होता है। तो छात्रों यहाँ पे हमने आपको जो बताया आपको बीज के बारे में, तो बीज में हमने आपको बीज के अंग बताए। अब बीज के अंग के आधार पे बीजों में 2 प्रकार का अंकुरण भी पाया जाता है। अगला, बीजों में 2 प्रकार का अंकुरण
पाया जाता है, अंकुरण पाया जाता है। अभी तक जो अंक के बाद अब ये हुआ कि बीज में अंकुरण कितने प्रकार से होता है, तो बीजों में 2 प्रकार का अंकुरण पाए जाते हैं। एक होता है अधोभूमिक और एक ऊपरभूमिक। पहला क्या है? अधोभूमिक, अधोभूमिक। और दूसरा है आपका ऊपरभूमिक, ऊपरभूमिक। अधोभूमिक और दूसरा है ऊपरभूमिक। तो अब अधोभूमिक जो होता है उसका जो परिभाषा है, इस प्रकार का अंकुरण में बीज पत्राधर की वृद्धि होती है और बीज पत्रिक सक्रिय होकर के लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे प्रांकुर भूमि तल से ऊपर निकल जाता है, किंतु बीज पत्र भूमि तल के नीचे ही रह जाते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ। इसका जो उदाहरण है आपका चना, मटर, ये जो आपके एग्जाम्पल है। जैसे चने के बीज में आपके जो है कि जो बीज हैं नीचे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलते हैं, जो अधोभूमिक आधे नीचे और आधे आपके ऊपर। इसी तरीके मटर में अब ऊपरभूमिक की जो परिभाषा है, इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्राधर तेजी से लंबाई में बढ़ता है और जिसके फलस्वरूप बीज पत्र भूमि तल के ऊपर निकल आते हैं, जैसे इमली, सेम। ये उदाहरण है आपके इमली, सेम इत्यादि। ये ऊपरभूमिक के उदाहरण हैं और अधोभूमिक के जो उदाहरण थे वो आपके चना और मटर हैं। और जो आपके ऊपरभूमिक हैं वो एक तरीके से आपका जो है तेज़ी से जो है बीज पत्राधार उसके बढ़ते हैं और अधोभूमिक में ऐसा जो है नहीं देखने को मिलता है। तो अब अगला पॉइंट है अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो अगर मान लीजिए किसी बीज को अंकुरण के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं वो है पहला आपका भोजन, फर्स्ट भोजन, सेकंड जल, थर्ड ऑक्सीजन। भोजन, सेकंड जल और थर्ड ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है आपका तापक्रम और प्रकाश। चौथा है आपका तापक्रम और पांचवा है प्रकाश। तो इन सब की आवश्यकता होती है, जो ये परिस्थितियां हैं कि भोजन, जल, ऑक्सीजन, तापक्रम और प्रकाश, तीन सब को जो है कि अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे जैसे भोजन है तो यहाँ पे अंकुरण के लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि अगर बिना भोजन के वो अंकुरण नहीं कर सकता है। उसके लिए जल की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की है, तापक्रम और प्रकाश की। तो अब जो है जो हमारा टॉपिक था आज का वो स्वपरागण और परपरागण में अंतर, निषेचन और बीज किसे कहते हैं, और बीज के जो भाग हैं 3 भाग होते हैं उसको हमने बताया। और बीजों में अंकुरण 2 प्रकार से होता है, अधोभूमिक अंकुरण और ऊपरभूमिक अंकुरण। अब अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती है, जिसमें हमने आपको भोजन, जल, ऑक्सीजन, तापक्रम और प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर इतनी सारे जो है परिस्थितियाँ अगर अवेलेबल होती हैं तो उनके अंकुरण में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होती है। इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।